आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट, आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक, प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा धमाका, लेकिन हुआ उसका उलट। स्टॉक की प्राइस तो गिर रही है। जब यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू होना चाहिए उसकी जगह पे गिरावट हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे की जो वजह है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में विंड एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको अच्छे से समझेंगे और इसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है। वैसे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है ग्रीन एनर्जी का, तो ऐसे में उसको पूरा करने के लिए सबसे बड़ा जो सहयोग होगा वो विंड एनर्जी का भी होगा। और ऐसे में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, तो सरकार को इसके लिए राहत के द्वार और खोलने होंगे। आने वाले समय इसको और बेनिफिट देना होगा। तो क्या आने वाले समय सुजलॉन में कुछ बड़ा होता है वो दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन, ये प्रमोटर ग्रुप की तरफ से कुछ शेयर बेचे भी गए। तो क्यों प्रमोटर लगातार अपने शेयरों को बेच रहा है, क्या आने वाले समय में कुछ यहाँ पे डिफरेंट होता वो दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिजल्ट के बाद में क्या हमें तेज़ी की संभावना बनाती हुई दिखाई देगी, क्या इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है सुजलॉन की। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है इस कंपनी का वो भी देखेंगे, इसके माइनस पॉइंट भी देखेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार फ्राइडे की ट्रेडिंग को देख लेते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक 7.55 पर क्लोज रहा, जहाँ पे 1.95% की हमें गिरावट देखने को मिली। और जब से रिजल्ट आया उसके बाद में थोड़ी सी तेज़ी बनी, उसके बाद में लगातार स्टॉक फिर नीचे आया। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, और थर्सडे को भी 9 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आ गई है, एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसका मतलब उठापटक बंद हो चुकी है, काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है, लोग यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है एक्सचेंज को। कंपनी यहाँ पे अपनी AGM रखने जा रही है और ये AGM होगी 29 सितंबर को, और इस मीटिंग के अंदर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि शेयर ट्रांसफ़र बुक है वो क्लोज की जाएगी 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 29 सितंबर को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो रिजल्ट है वो काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है। रिजल्ट में पॉजिटिव बातें काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे अंदर। लेकिन उससे बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के रहे, उस अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि विंड फार्मिंग के लिए क्या समुद्र के अंदर ऑफशोर के माध्यम से विंड फार्मिंग लगाने, विंड टरबाइन लगाने चाहिए, क्या उसमें बेनिफिट है, या फिर ऑनशोर में। तो जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है नेट जीरो कार्बन 2070 तक, उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि विंड इंस्टॉलेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ऐसे में अब जो मामला निकल के आ रहा है कि इसको ऑफशोर के माध्यम से किया जाए, यानी समुद्र के अंदर विंड टरबाइन लगाया जाए। उसमें बेनिफिट ये होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है, उसमें बहुत समय लग जाता है, और ऊपर से ज़मीन के ऊपर विंड लगाने में लॉजिस्टिक का खर्चा भी आता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे राज्य वहाँ पे जमीन अधिग्रहण के लिए ऐसे ऐसे लॉ बने हुए जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, समय पे ये अधिग्रहण हो नहीं पाता है और खर्च भी ज़्यादा आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी लैंड यूज होती है। ऐसे में विंड सेक्टर के लिए लैंड मिल नहीं पाती, क्योंकि ये पूरी तरह से लैंड दूसरे के यूज में आने वाली नहीं है उस जगह जहाँ पे विंड लग गए। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि सबसे बड़ा जो ईजी प्रोसेस जो है वो ये है कि ऑफशोर पे विंड लगाई जाए, यानी समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। और ये टेक्नोलॉजी को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन किया जा सकता है और उस गोल को अचीव किया जा सकता है। अब सीरियसली सरकार उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर चुकी है, और इसके लिए सरकार की तरफ से इसके बहुत सारे बेनिफिट भी दिए जा सकते हैं। सरकार की तरफ से कार्बन क्रेडिट्स, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स और बहुत सारे बेनिफिट दिए जा सकते हैं जो भी ऑफशोर विंड लगाएंगे। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र में, यानी पानी के बीच में ही विंड टरबाइन लगाए जाए, जिससे इसका मेंटेनेंस का खर्च भी जीरो हो जाए, किसी भी तरह की किसी की कोई हानि की संभावना नहीं बनती है पानी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मामले में चाइना सबसे आगे है। चाइना सबसे बड़ा विंड ऑफशोर इंस्टॉलेशन करने में आगे है, और इसकी वजह से, चाइना की वजह से ही आप देखें तो 2021 के अंदर 21.1 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान चाइना का है।
और उसके अलावा अगर आप देखें तो वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड ने भी काफ़ी अच्छा किया है और इंडिया में भी इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तमिलनाडु में, गुजरात में। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफशोर का इस्तेमाल किया जाए। तो आने वाले समय में इसकी तरफ सरकार ने भी राहत के द्वार खोलने शुरू कर दिए। इसका फ़ायदा मिल सकता है सुजलॉन एनर्जी को, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक्सपीरियंस है, ये पहले से ही ऑफशोर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में सुजलॉन में तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो सकती है और आपका अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो इन्वेस्टमेंट का ये जरिया बनता है। यहाँ पर अगर आप देखें, कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है काफ़ी अच्छा है। अगर हम पिछले 3 साल के इनकी परफॉर्मेंस को देखें, आप देख सकते हो कि जो सेल था इनका मार्च 2021 में 3,346 करोड़ रुपीज़ का, जो मार्च 2022 में बढ़कर 6,582 करोड़ रुपये तक पहुंचा और इस फाइनेंशियल ईयर में वो 6,821 करोड़ रुपीज़ का रहा है पूरे साल का। तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है सेल की। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, कंपनी यहाँ पे रुकी हुई नहीं है। और जो लोग कहते थे कि आने वाले समय कंपनी डूब जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। यहाँ पे अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च 2021 में इनका 537 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 889 करोड़ रुपये तक पहुंचा और इस टीटीएम में यानी फाइनेंशियल ईयर में 950 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, गाड़ी पटरी पे है। यहाँ पे अगर हम देखें अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2021 में इनकी अदर इनकम 823 करोड़ रुपये की थी और मार्च 2022 में 105 करोड़ रुपये की थी। लेकिन इस बार बहुत ही ज़बरदस्त इनकी अदर इनकम रही है, यानी 2487 करोड़ रुपये का। तो ये जो अदर इनकम आई है ये इनका बकाया ड्यू होगा किसी कंपनियों का, वहाँ से इनको मिला है। लेकिन जो भी है इनके बिजनेस की वजह से ही इनको मिला और इस वजह से प्रॉफिट में बड़ा उछाल भी इस बार देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में इनका जो 105 करोड़ रुपये का टोटल प्रॉफिट था और मार्च 2022 में कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार 2472 करोड़ रुपये का बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस में भी अच्छा खासा उछाला है। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में 0.12 था इनका ईपीएस, जो मार्च 2022 में -0.22 हो गया था, इस बार 2.30 हो गया। तो ईपीएस में अच्छी खासी बढ़ोतरी है और इस हिसाब से देखें तो कंपनी पटरी पे आ चुकी है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार जो रहा है पूरे टीटीएम के हिसाब से 2256 करोड़ रुपये का, जो ज़बरदस्त उछाल है। जबकि पिछले क्वार्टर में देखें यानी पिछले साल 2022 मार्च की बात करें तो 200 करोड़ रुपये का लॉस था। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। यहाँ पे अगर ये अदर इनकम हुई है इस बार, ये अगर नहीं भी होती तो कंपनी को इस बार लॉस नहीं होता, क्योंकि कंपनी का इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब की बार जो रिजल्ट है वो दमदार रहने की संभावना थी। भले ही ये इनको अदर इनकम इतनी बड़ी नहीं मिलती तो भी कंपनी को बड़े लॉस की संभावना नहीं थी। कंपनी को यह है कि इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा इस बार प्रदर्शन किया है। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात निकल के आ रही है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर रही है। मार्च 2020 में इनकी 6530 करोड़ की जो लाइबिलिटीज़ थी वो मार्च 2021 में बढ़ के 6601 करोड़ रुपये तक पहुंची। लेकिन इस बार मार्च 2022 की बात करें तो लाइबिलिटीज़ फिर से घटी है, 6475 करोड़ रुपये हो गई है। तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करी है। अब नेट कैश फ्लो है तो मार्च 2021 में वो 180 करोड़ रुपये का था, जो इस बार बढ़ के 239 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये काफ़ी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर है। एक तो कंपनी के पास कैश फ्लो है, ऊपर से लाइबिलिटीज़ कम कर रही है और बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब सुजलॉन काफ़ी ज़्यादा पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे, इसमें ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर। आप देख सकते हो कि लगातार हर क्वार्टर में एफआई की तरफ से निवेश बढ़ रहा है। बात अगर हम डीआई की करें तो उनकी तरफ से भी लगातार यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई जा रही है। हर क्वार्टर में यहाँ पे डीआई अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो होल्डिंग कम हो रही है वो सिर्फ जनरल पब्लिक की हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनना है। हर कोई जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, चाहे एफआई हो, डीआई हो या म्यूचुअल फंड हो। सिर्फ जनरल पब्लिक अपनी होल्डिंग कम है, इसीलिए आपको यहाँ पे निवेश को नहीं बेचना है, बल्कि यहाँ पे खरीदारी का मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे निवेश किया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप ने भी यहाँ पे 1.94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने भी यहाँ पे 1.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा हम देखें तो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 0.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर। ICICI प्रू स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 0.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने भी
0.14 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दाव लगाया हुआ है, तो आपको डरना नहीं है, इसमें निवेश करना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 7.57 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.43 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 7.27 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 7.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 8.03 तक स्टॉक जाएगा, ऊपर गया तो फिर 8.17 तक जा सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा आपको गिरावट दिखाई देगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बनेगी, फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।